आज हम पढ़ेंगे विदलन या क्लीवेज के बारे में। वॉन बेयर ने क्लीवेज नाम दिया था। विदलन का सबसे पहले अध्ययन स्वेमेरडैम ने फ्रॉग एग में किया था और स्पेलेंजेनी ने टॉड एग में किया था। क्लीवेज, इसको सेलुलेशन या सेगमेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में जाइगोट में लगातार माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिनको कि क्लीवेज या विदलन कहते हैं, जिससे मल्टीसेलुलर स्टेज का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। भ्रूण के प्रारंभिक काल में विदलन के दो कार्य होते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण, और सेकंड है सेल डिफरेंशिएशन या कोशिका विभेदन। जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड स्टेज है, इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप कई सारी कोशिकाएं बनती है। बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं या कोरक खंड कहते हैं, और होने वाले विभाजनों को क्लीवेज या विदलन कहते हैं। इस समय में ऑक्जेटिक ग्रोथ नहीं होती है, यानी कि कोशिकाएं आकार में नहीं बढ़ती हैं। कोशिकाएं संख्या में तो बढ़ती है, लेकिन जाइगोट की साइज अपरिवर्तित रहती हैं और बनने वाली कोशिकाओं का आकार छोटा होता जाता है। जाइगोट में क्लीवेज तब तक होता रहता है जब तक कि सीरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मान सामान्य कोशिकाओं के समान नहीं हो जाता। सीरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यानी कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य का आयतन सामान्य कोशिकाओं के केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आयतन के समान नहीं हो जाता। डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लीवेज में होने वाले कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होते हैं, जबकि समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन धीमी गति से होते हैं और लगातार होते हैं। क्लीवेज में अंतरावस्था या इंटरफेज बहुत छोटी होती है, जबकि माइटोसिस में यह कंपेरेटिवली लार्जर होती है। विदलन में इंटरफेज अवस्था में सिर्फ एस फेज ही उपस्थित होती है, सिंथेसिस फेज ही उपस्थित होती है, जबकि माइटोसिस के इंटरफेज में G1S और G2 प्रवस्थाएं पाई जाती है। विदलन विभाजन शुरुआती अवस्था में सिंक्रोनस होते हैं, जबकि बाद में यह एसिंक्रोनस या अतुल्यकाली हो जाते हैं। सिंक्रोनस का मतलब है यहाँ पर कि शुरुआत में होने वाले विदलन विभाजन में सारी कोशिकाएं एक साथ साथ विभाजित होती हैं, जबकि बाद की अवस्थाओं में कोशिकाओं में होने वाले विभाजन जो अलग अलग होते हैं। जबकि माइटोसिस में हमेशा ही सिंक्रोनस या तुल्यकाली विभाजन ही होते हैं। क्लीवेज में कोशिकाओं का आकार घटता जाता है, जबकि माइटोसिस में कोशिकाओं का आकार नियत बना रहता है। विदलन में बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, जबकि माइटोसिस में बनने वाली कोशिकाओं को डॉटर सेल्स कहते हैं। जैसे जैसे विदलन विभाजन बढ़ते हैं, वैसे वैसे कोशिकाओं का आकार छोटा होता जाता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मान बढ़ता जाता है। भ्रूण का आकार नियत बना रहता है। रेट ऑफ क्लीवेज, अलग अलग प्राणियों में विदलन की दर अलग अलग होती है। जैसे कि गोल्ड फिश में प्रति 20 मिनट विदलन विभाजन होता है, मेंढक में प्रति 60 मिनट विदलन विभाजन होता है, और रेट या चूहे में यह दर 10 घंटे की होती है। व्हेन रेट ऑफ क्लीवेज इज हाई, जब विदलन विभाजन की दर अधिक होती है, देन इंटरफेज इज़ वेरी स्मॉल, तब इंटरफेज प्रवस्था अंतरावस्था बहुत छोटी होती है और सिर्फ डीएनए का संश्लेषण ही होता है। सिंक्रोनस टू एसिंक्रोनस स्टेज, तुल्यकाली से अतुल्यकाली अवस्था दो कारणों से होती है। फर्स्ट है कंजप्शन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल, संचित खाद्य पदार्थ का उपभोग हो जाने से, और दूसरा है इंटरफेज प्रवस्था बढ़ जाने के कारण। रेट ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाई जाइगोट साइटोप्लाज्म, विदलन की दर का निर्धारण जाइगोट के युग्मनज के कोशिका द्रव्य के द्वारा होता है। प्लेन्स ऑफ क्लीवेज भी इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। विदलन के 4 तल होते हैं। फर्स्ट है मेरीडायोनल प्लेन या रेखांशित तल, जब क्लीवेज फरो या विदलन खांच मुख्य अक्ष से मुख्य केंद्र बिंदु से होकर के गुजरती है एनिमल टू वेजिटल पोल की तरफ, तो इस प्रकार के तल को मेरीडायोनल प्लेन कहते हैं। इसमें
दो समान आकार की ब्लास्टोमियर्स बनते हैं जो कि एक दूसरे के प्रतिरूप होते हैं। इसका उदाहरण है फ्रॉग, एम्फियोक्सस और चिक का फर्स्ट क्लीवेज। सेकंड है वर्टिकल प्लान। इसमें भी क्लीवेज फरो एनिमल पोल टू वेजिटल पोल गुजरती है, लेकिन यह मुख्य बिंदु में से होकर के ना गुजर करके यह मुख्य अक्ष के किसी भी एक साइड से होकर के गुजरती हैं। फलस्वरूप बनने वाले ब्लास्टोमियर्स असमान अनइक्वल साइज के बनते हैं। इसका उदाहरण है एमिया, लेपिडोस्टियस और चिक में थर्ड क्लीवेज। थर्ड है इक्वेटोरियल प्लान या विषुवत-रेखीय तल। इसमें क्लीवेज फरो मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरती है, जिससे कि वो एनिमल और वेजिटल पोल को दो बराबर भागों में बांटती है। और इसका उदाहरण है एम्बाइस्टोमा का फिफ्थ क्लीवेज। फोर्थ है लैटिट्यूडिनल प्लान, अक्षांशीय या क्षैतिज तल। इसमें क्लीवेज फरो मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरती हैं, लेकिन मुख्य बिंदु से ना गुजर करके यह किसी एक साइड से होकर के गुजरती हैं। फलस्वरूप बनने वाले ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंडों का आकार असमान या अनइक्वल होता है। और इसका उदाहरण है फ्रॉग एंड एम्फियोक्सस में थर्ड क्लीवेज। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज। विदलन तल का निर्धारण बाई पोजिशन ऑफ स्पिंडल फाइबर हमेशा ही तरकू रेशों के द्वारा होता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। विदलन खांच हमेशा ही स्पिंडल फाइबर के समकोण पर होकर के गुजरती है। तो फर्स्ट डायग्राम में मेरिडायनल प्लेन है, सेकंड डायग्राम में भी मेरिडायनल प्लेन है यहाँ पर, लेकिन यह फर्स्ट क्लीवेज के समकोण पर है। थर्ड में यह स्पिंडल फाइबर की पोजीशन चेंज हो जाने के कारण यह लैटिट्यूडिनल प्लेन या क्षैतिज तल है। पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के प्रतिरूप। क्लीवेज इज ए कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय जेनेटिकली डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स। विदलन एक संगठित प्रक्रिया है जो कि आनुवंशिक रूप से निर्धारित की जाती है और इसको दो कारक निर्धारित करते हैं। फर्स्ट है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन एग साइटोप्लाज्म, अंड कोशिका द्रव्य में यॉक की मात्रा और वितरण। और सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड फैक्टर्स डिटरमाइंस इट्स एंगल। माइटोटिक स्पिंडल या समसूत्री तर्कु का निर्माण और इसके कोण का निर्धारित करने वाले कारक। मैमल एग में यॉक बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। प्लेसेंटा एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का काम करता है, जबकि फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स में यॉक की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उनमें प्लेसेंटा का भी निर्माण नहीं होता है और उनमें लार्वल स्टेजेज भी नहीं पाई जाती है। पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, यह भी इम्पोर्टेंट है। विदलन के प्रतिरूप, 4 प्रतिरूप पाए जाते हैं। फर्स्ट है रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, अरीय पूर्णभंजी विदलन। जब भ्रूण 8 कोशिकीय अवस्था में होता है, ऊपर वाली कोशिकाएं नीचे वाली कोशिकाओं के ठीक ऊपर स्थित होती हैं, या यूं कहें कि उनमें बनने वाले कोरक खंडों में रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति पाई जाती है। तो इस प्रकार के विदलन प्रतिरूप को रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। इसका उदाहरण है सी कुकुम्बर, सी अर्चिन एंड एम्फीबियंस। और इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप जनरली इनडिटर्मिनेट एग्स में पाया जाता है, अनिर्धारी अंडों में पाया जाता है। सेकंड है स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, सर्पिल पूर्णभंजी विदलन। इस प्रकार के विदलन में जब भ्रूण 8 कोशिकीय अवस्था में होता है, तो ऊपर वाली कोशिकाएं नीचे वाली कोशिकाओं के ठीक ऊपर नहीं होकर के यह 2 कोशिकाओं के मिलाने वाले स्थान पर स्थित होती है। इन कोशिकाओं का घूर्णन या तो राइट हैंडेड होता है या लेफ्ट हैंडेड होता है। तो डेक्स्ट्रल या सिनिस्ट्रल टाइप का इनमें पैटर्न पाया जाता है। और इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप एनेलिडा, टर्बेलेरियंस में फ्लैट वर्म्स, निमर्टाइन, मोलस्क, जिसमें कि एक्सेप्शन है सिफेलोपोड्स, इनमें पाया जाता है।
ब्लास्टूला में ब्लास्टोसील एब्सेंट होती है इस प्रकार के क्लीवेज में, और ऐसे ब्लास्टूला को स्टीरियोब्लास्टूला कहते हैं। स्पाइरल ओलोब्लास्टिक क्लीवेज डिटर्मिनेट क्लीवेज वाले एग्स में पाई जाती है, निर्धारी विदलन वाले अंडों में पाई जाती है। और निर्धारी विदलन का मतलब है कि कौन सी कोशिकाएं आगे जाकर के मेसोडर्म का निर्माण करती हैं, यह 5th to 6th क्लीवेज के मध्य ही इसका निर्धारण हो जाता है। इसका जैसे एक उदाहरण है कि स्नेल में, घोंगे में सेल कॉइलिंग, उसके कवच में कुंडलन, जिसका कि निर्धारण या जिसका नियंत्रण मदर्स जीनोटाइप के द्वारा होता है, जिसमें कि जीन साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो स्नेल में सेल कॉइलिंग को निर्धारित करने वाले, उसको कंट्रोल करने वाले जीन केंद्रक में नहीं होकर के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाते हैं। थर्ड है बाइलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, द्विपार्श्विक पूर्णभंजी विदलन। इस प्रकार का विदलन एसिडियंस में पाया जाता है। एसिडियंस के अंडों में पहले से ही फैट मैप उपस्थित होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऊपर वाला स्वच्छ क्षेत्र आगे चल करके एक्टोडर्म का निर्माण करता है। ग्रे पिगमेंट वाला भाग न्यूरल एक्टोडर्म एंड नोटोकॉर्ड का निर्माण करता है, और येलो पिगमेंटेड भाग जो है मेसोडर्म का निर्माण करता है, और इसका नीचे वाला भाग एंडोडर्म का निर्माण करता है। तो इनमें बनने वाली कोशिकाएं जो हैं वो, उनमें जब ये 8 कोशिकी की अवस्था में है तो कोशिकाओं में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। लास्ट है इसका रोटेशनल ओलोब्लास्टिक क्लीवेज, घूर्णित पूर्णभंजी विदलन। यह मैमल्स में पाया जाता है। मैमल्स में एम्पुला ऑफ ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया ओविडक्ट के एम्पुला भाग में होती है। क्लीवेज रेट लोवेस्ट होती है मैमल्स में, विदलन की दर सबसे कम होती है। इनिशियली क्लीवेज सिंक्रोनस बट लेटर ऑन इट चेंजेस टू एसिंक्रोनस। शुरुआत में विदलन विभाजन तुल्यकाली होते हैं, लेकिन बाद में यह अतुल्यकाली हो जाते हैं। सो ऑड नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स आर फाउंड इन एम्ब्रियो। इस कारण से भ्रूण में कोरक खंडों की संख्या विषम होती है। अंतिम है टाइप्स ऑफ क्लीवेज, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज का निर्धारण 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट है फैट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, कोरक खंडों का भविष्य के आधार पर, और सेकंड है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ योग। तो इसमें से फर्स्ट लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर। कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर विदलन 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है डिटर्मिनेट क्लीवेज या निर्धारी विदलन, और इसका उदाहरण है निमेटोड्स, एनेलिड्स, मोलस्का एंड ट्यूनिकेट्स। इनमें कोरक खंडों का भविष्य पूर्व निर्धारित होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। इनमें भविष्य व स्थान, कोरक खंडों का भविष्य व स्थान पहले से ही निश्चित होता है। इस प्रकार के विदलन को मोज़ेक डेवलपमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अगर भ्रूण की एक भी कोशिका नष्ट हो जाती है तो उससे बनने वाली संरचना का निर्माण नहीं होता है। सेकंड है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, अनिर्धारित विदलन। इसमें ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होता है। अगर 2 कोशिकीय अवस्था में जाइगोट की दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं तो ट्विंस का निर्माण होता है, और उसके बाद में अगर शुरुआती अवस्था में कोशिकाओं को अलग कर दिया जाए तो भी पूरे भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि कोशिकाओं के हटाने से भी अन्य कोशिकाओं पर इसका कोई असर नहीं होता है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। इसको योग की मात्रा और उसके वितरण के आधार पर विदलन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट है होलोब्लास्टिक यानी पूर्णभंजी, और सेकंड है मीरोब्लास्टिक या अंशभंजी। पूर्णभंजी जैसा कि नाम से ही पता है ऐसे अंडों में पाया जाता है जिनमें की पीतक की मात्रा बहुत कम होती है या मध्यम पीत की अंडे होते हैं। जबकि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज
ऐसे अंडों में पाया जाता है जो कि पॉलीलेसिथल एग्स होते हैं या अतिपीत की अंडे होते हैं, जिसमें कि अंडे का कुछ ही भाग विदलन खांचों के द्वारा क्लीवेज फरों के द्वारा डिवाइड किया जाता है। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसको वापस दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, जिसमें कि बनने वाले ब्लास्टोमियर्स आकार में बराबर होते हैं, क्योंकि यह एलेसिथल एंड आइसोलेसिथल एग्स में पाया जाता है, क्योंकि यह अपीत की और समपीत की अंडों में पाया जाता है, जिनमें कि योग की मात्रा बहुत कम होती है और समान रूप से वितरित होते हैं। जैसा कि इसका उदाहरण है एम्फियोक्सस। इस कारण से इसके ब्लास्टुला में बनने वाले ब्लास्टोसील का आकार सबसे बड़ा होता है और इस प्रकार की ब्लास्टुला को सीलोब्लास्टुला कहते हैं। सेकंड है होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज। यह फ्रॉग में पाया जाता है, क्योंकि फ्रॉग में अंडे मीजोलेसिथल एग्स होते हैं, एंटीलोलेसिथल होते हैं, मध्यम पीत की और गोलार्ध पीत की अंडे होते हैं, जिनमें कि एक तरफ एनिमल पोल होता है जहाँ पर पीतक की मात्रा नगण्य होती है और दूसरा पोल वेजिटल पोल होता है जहाँ पर पीतक उपस्थित होता है। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन या क्लीवेज असमान रूप से होती है। इस कारण से एनिमल पोल पर जहाँ पर कि पीतक की मात्रा योग का अमाउंट बहुत कम है, नगण्य है, वहाँ पर क्लीवेज तेज़ी से होता है, जिससे कि वहाँ बनने वाली कोशिकाएं संख्या में अधिक होती हैं लेकिन आकार में छोटी होती हैं, जबकि वेजिटल पोल पर पीतक की मात्रा उपस्थित होने के कारण विदलन विभाजन धीमे होता है, क्लीवेज धीमे होता है और बनने वाली कोशिकाएं संख्या में तो कम होती हैं लेकिन आकार में बड़ी होती हैं। तो छोटे आकार की कोशिकाओं को माइक्रोमियर्स कहते हैं, जबकि बड़े आकार की कोशिकाओं को मैक्रोमियर्स या मेगामियर्स कहते हैं। और यहाँ पर ब्लास्टुला में भी बनने वाली ब्लास्टोसील ठीक बीचों बीच में नहीं बन करके कुछ एनिमल पोल की तरफ विस्थापित हो जाती है और इस प्रकार की ब्लास्टोसील को, इस प्रकार के ब्लास्टुला को एम्फीब्लास्टुला कहते हैं, उभयकोरक कहते हैं। सेकंड था मीरोब्लास्टुला, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज अंशभंजी विदलन। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि यह पॉलीलेसिथल एग्स में पाया जाता है, क्योंकि इनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस कारण से क्लीवेज फरो पूरे अंडे को विभाजित, पूरे जाइगोट को विभाजित नहीं कर पाती हैं, उसके कुछ भाग को ही, उसके कुछ अंश को ही विभाजित कर पाती है। यह भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है मीरोब्लास्टिक एंड सुपरफिशियल क्लीवेज। यह इंसेक्ट में पाई जाती है, क्योंकि इंसेक्ट के एग्स जो होते हैं वो पॉलीलेसिथल होते हैं और सेंट्रोलेसिथल होते हैं। अतिपीत की अंडे होते हैं और केंद्रपीत की अंडे होते हैं। तो उनके केंद्रीय भाग में पीतक की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण केंद्रीय भाग को क्लीवेज फरो विभाजित नहीं कर पाती है। उनमें सिर्फ परिधीय भाग में, जहाँ पर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, तो वहीं पर विदलन विभाजन होते हैं और इस प्रकार बनने वाले ब्लास्टुला को पेरीब्लास्टुला या सॉलिड ब्लास्टुला कहते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की ब्लास्टोसील नहीं पाई जाती है। इसी में सेकंड है मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कोइडल अंशभंजी और बिंबाब विदलन। यह चिक में पाया जाता है, मुर्गी में पाया जाता है। मुर्गी में क्योंकि ये अंडे अतिपीत की अंडे होते हैं और गोलार्ध पीत की अंडे होते हैं, इसमें एनिमल पोल का आकार बहुत छोटा होता है। एनिमल पोल पर सक्रिय कोशिका द्रव्य एक डिस्क के रूप में होता है और शेष अंडे में योग भरा हुआ होता है। तो विदलन केवल इस डिस्क रूपी सक्रिय कोशिका द्रव्य में ही होता है, शेष भाग विभाजित नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पर सबसे पहले कोशिकाएं बारंबार विभाजित होती है सक्रिय कोशिका द्रव्य में। इसके बाद में यहाँ पर दो स्थान बन जाते हैं, एरिया पेल्यूसिडा एंड एरिया ओपेका। बीच वाले भाग को पारदर्शी क्षेत्र कहते हैं, जिसको एरिया पेल्यूसिडा कहते हैं, और सीमांत भाग को, जो मार्जिनल पार्ट है, जो कि योग के संपर्क में है, योग के कांटेक्ट में है, उस वाले भाग को एरिया ओपेका कहते हैं। फिर इस वाले भाग से ऊपर वाले कोशिकाओं की कई सारी परतें बन जाती हैं। इनमें से
कुछ कोशिकाएं जो कि अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती हैं वो एमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा नीचे की तरफ जाकर के हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती है। अब ऊपर वाले को एपीब्लास्ट कहते हैं और नीचे वाली परत को हाइपोब्लास्ट कहते हैं, और बीच में एक कैविटी बन जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, और चिक में पाए जाने वाले ब्लास्टूला को डिस्कोब्लास्टूला कहते हैं क्योंकि यह डिस्क के रूप में होता है। थैंक यू।